4 पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसे ही जैसी कि पानी के जबरदस्त प्रवाह में होती है। इसे खुला छोड़ देंगे तो गांव के गांव बहा देगा। उसी तरह निरंकुश कलम समाज के विनाश का कारण बन सकती है। लेकिन अंकुश भीतर का होना चाहिए, बाहर का अंकुश तो और भी जहरीला होना। महात्मा गांधी। एक नज़र में, एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने को अलग अलग शैलियों से परिचित होना जरूरी है। अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियां प्रकाशित होती हैं। इन सबको लिखने की अलग अलग पद्धति है जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग किया जाता है। समाचार लिखते हुए 6 ककारों का ध्यान रखना जरूरी है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड के बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, जबकि विशेष रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। समाचार पत्रों में विचारपरक लेखन के तहत लेख टिप्पणियों और संपादकीय लेखन में भी विचारों और विश्लेषण पर जोर होता है। आमतौर पर हर नए लेखक की अखबारों में लिखने और छपने की इच्छा होती है। ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अखबारों के लिए लेखन आसान भी है और मुश्किल भी। आसान इसलिए कि अगर आप पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूपों और उनकी लेखन प्रक्रिया की बारीकियों से परिचित हैं तो अखबारों के लिए लिखना बहुत सहज और आसान है। लेकिन अगर आप पत्रकारीय लेखन की प्रक्रिया और उसके तौर तरीकों से वाकिफ न हो तो आसान दिखने वाला लेखन खासा मुश्किल और पसीना छुड़ाने वाला साबित हो सकता है। पत्रकारीय लेखन क्या है? पत्रकारीय लेखन की दुनिया में आने की कोशिश करने वाले हर नए लेखक के लिए सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि पत्रकारीय लेखन क्या है, समाज में उसकी भूमिका क्या है और वह अपनी इस भूमिका को कैसे पूरा करता है। दरअसल, अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने और उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में वे एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिड़की हैं जिसके जरिए असंख्य पाठक हर रोज सुबह देश दुनिया और अपने पास पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों और विचारों से अवगत होते हैं। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं और इसके कई रूप हैं। पत्रकार 3 तरह के होते हैं: पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, जबकि अंशकालिक पत्रकार स्टिंगर किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार है। लेकिन फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता है, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। ऐसे में, ये समझना बहुत जरूरी है कि पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से है। हालांकि यह माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, लेकिन ये साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन कविता, कहानी, उपन्यास आदि से इस मायने में अलग है कि इसका रिश्ता तथ्यों से है, न कि कल्पना से। दूसरे, पत्रकारीय लेखन साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है कि यह अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है। जबकि साहित्यिक रचनात्मक लेखन में लेखक को काफी छूट होती है। अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि वो विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है, जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति सरीखे विद्वान से लेकर कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान सभी शामिल हैं। इसलिए उसकी लेखन शैली, भाषा और गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति ऐसी सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए कि वह आसानी से सबकी समझ में आ जाए। पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबारों में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए। जटिल और लंबे वाक्यों से बचना चाहिए।
भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैरजरूरी विशेषणों, जार्गन्स, ऐसी शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परिचित होते हैं, और क्लीशे, पिष्टोक्ति या दोहराव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके प्रयोग से भाषा बोझिल हो जाती है। अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। छोटे वाक्य लिखें। जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्य संरचना को वरीयता दें। आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें। गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें। शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ समझकर ही प्रयोग करें। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़िए। लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे वाक्यों के साथ साथ कुछ मध्यम आकार के और कुछ बड़े वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से लेखन में रंग भरने की कोशिश कीजिए। अपने लिखे को दोबारा जरूर पढ़िए और अशुद्धियों के साथ साथ गैर जरूरी चीजों को हटाने में संकोच मत कीजिए। लेखन में कसावट बहुत जरूरी है। लिखते हुए ये ध्यान रखिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना है, न कि दूसरे को प्रभावित करना। एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए और उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि वे अपने लेखन के लिए उससे विचारबिंदु निकाल सकें। एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। समाचार कैसे लिखा जाता है? पत्रकारिता लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। लेकिन समाचार लिखे कैसे जाते हैं? क्या समाचार लेखन की कोई विशेष शैली होती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जरूरी है कि अपनी पसंद के किसी भी अखबार में छपने वाली खबरों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें छपी अधिकांश खबरें एक खास शैली में लिखी गई हैं? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा गया है। उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी गई है। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। पिछले अध्याय में हमने समाचार लिखने की इस शैली के बारे में बताया है। जैसा कि आपको पता है कि इसे समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली, इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल के नाम से जाना जाता है। ये समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। ये शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी है, जिसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है। इसे उल्टा पिरामिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना, यानी क्लाइमैक्स, पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होती, बल्कि इस शैली में पिरामिड को उलट दिया जाता है। हालांकि इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका विकास अमेरिका में गृहयुद्ध के दौरान हुआ। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी, जिसकी सेवाएं महंगी, अनियमित और दुर्लभ थीं। कई बार तकनीकी कारणों से सेवा ठप हो जाती थी, इसलिए संवाददाताओं को किसी घटना की खबर कहानी की तरह विस्तार से लिखने के बजाय संक्षेप में देनी होती थी। इस तरह उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ और धीरे धीरे लेखन और संपादन की सुविधा के कारण ये शैली समाचार लेखन की मानक स्टैंडर्ड शैली बन गई। समाचार लेखन और 6 ककार। किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। इस क्या, किसके या कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे को 6 ककारों के रूप में भी जाना जाता है। किसी घटना, लिखते समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 ककारों को ही ध्यान में रखा जाता है। समाचार के मुखड़े, इंट्रो यानी पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। ये 4 ककार हैं: क्या, कौन, कब और कहाँ। इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन के पहले बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। इनमें से पहले 4 ककार क्या,
कौन, कब और कहां सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि बाकी दो ककारों कैसे और क्यों में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। अब अखबार में प्रकाशित एक समाचार पर गौर कीजिए। समाचार का शीर्षक, मास्को में छत ढहने से 4 लोग मरे, 29 घायल। क्या 4 मरे 20 घायल? कौन आम नागरिक? कब? गुरुवार की शाम। कहाँ? उत्तर पश्चिम मास्को का बाउमास्की बाजार। कैसे? छत ढहने से आतंकवादी घटना नहीं। क्यों? छत पर बर्फ जमने से। समाचार का इंट्रो। मास्को 30 फरवरी। भाषा। उत्तर पश्चिमी मास्को के बाउमास्की बाजार में गुरुवार की शाम छत ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई और 29 घायल हो गए। 100 से अधिक लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। समाचार की बॉडी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले तो बाउमास्की भूमिगत बांतार की गुंबदनुमा विशालकाय छत ढही और उसके बाद छत को संभालने वाले खंभे एक एक कर गिरने लगे। शहर में मेयर ने इस दुर्घटना के पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ होने की बात से साफ इनकार किया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पिछले दिनों हुए भारी हिमपात की वजह से इस 30 साल पुरानी इमारत की छत ढही है। आपात मामलों के मंत्री सगे शोगो ने बताया कि मलबे के नीचे अभी कई लोग जिंदा हैं। वे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं नीचे और किसी भी तरह अपने जीवित होने के संकेत बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल ऑपरेटरों ने भी मलबे से 100 से अधिक मोबाइल संदेश मिलने की पुष्टि की है। माना जा रहा है कि छत गिरने का मुख्य कारण इस पूरी इमारत का डिजाइन भी है। इसकी गुंबदनुमा छत पर भारी बर्फ जम गई थी। संभवतः गुंबद बर्फ का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाया। उपरोक्त समाचार के पहले पैराग्राफ यानी मुखड़े इंट्रो में 4 ककारों क्या, कौन, कब और कहां के बाबत जानकारी दी गई है, जबकि उसके बाद के 3 पैराग्राफ में 2 अन्य ककारों कैसे और क्यों के जरिए दुर्घटना के कारणों पर रोशनी डाली गई है। अधिकांश समाचार इसी शैली में लिखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने महत्व के कारण कैसे या क्यों भी समाचार के मुखड़े में आ सकते हैं। एक और बात याद रखने की है कि समाचार में सूचना के स्रोत यानी जिससे जानकारी मिली है, उसको भी अवश्य उद्धृत करना चाहिए। जैसे उपरोक्त समाचार में प्रत्यक्षदर्शियों और आपात मामलों के मंत्री को उद्धृत किया गया है। उद्धरण स्रोत: आपात मामलों के मंत्री, मास्को के मेयर, प्रत्यक्षदर्शी। फीचर क्या है? अखबारों में समाचारों के अलावा भी अन्य कई तरह का पत्रकारीय लेखन छपता है। इनमें फीचर प्रमुख है। समाचार और फीचर के बीच स्पष्ट अंतर होता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। फीचर लेखन की शैली भी समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, यानी समाचार लिखते हुए रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता, जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। दूसरे, फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता, यानी फीचर लेखन का कोई एक तय ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता है। फीचर लेखन की शैली काफी हद तक कथात्मक शैली की तरह है। तीसरे, फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। फीचर की भाषा में समाचारों की सपाट बयानी नहीं चलती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि फीचर की भाषा और शैली को अलंकारिक और दुरूह बना दिया जाए। चौथे, फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। अखबारों और पत्रिकाओं में 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, फीचर रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना जरूरी है। का विषय कुछ भी हो सकता है। हल्के फुल्के विषयों से लेकर गंभीर विषयों और मुद्दों पर भी फीचर लिखा जा सकता है। जैसे आप अपने स्कूल पर एक परिचयात्मक फीचर लिखने से लेकर उसके सालाना समारोह या अपनी शैक्षणिक यात्रा स्टडी टूर पर केंद्रित फीचर लिख सकते हैं। दरअसल,
फीचर एक तरह का ट्रीटमेंट है जो आमतौर पर विषय और मुद्दे की जरूरत के मुताबिक उसे प्रस्तुत करते हुए दिया जाता है। यही कारण है कि समाचार और फीचर अलग होने के बावजूद कुछ समाचारों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है, लेकिन हर समाचार को फीचर शैली में नहीं लिखा जा सकता है। फीचर शैली का इस्तेमाल हल्के फुल्के, नर्म और मानवीय रुचि के समाचारों को लिखते हुए ही किया जाता है। फीचर कैसे लिखें? फीचर लिखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। दूसरे, कहानी को उनके जरिए कहने की कोशिश कीजिए यानी पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने ले आइए। तीसरे, कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक यह महसूस करें कि वे खुद देख और सुन रहे हैं। चौथे, फीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक होना चाहिए। 1. व्यक्तिचित्र फीचर 13 नवंबर 2005 2. समाचार फीचर 25 दिसंबर 2005 जनसत्ता से साभार। तात्पर्य यह है कि फीचर को किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। साथ ही फीचर कोई नीरस शोध रिपोर्ट भी नहीं है। वह बड़ी घटनाओं, कार्यक्रमों और आयोजनों की सूखी और बेजान रिपोर्ट भी नहीं है। फीचर आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फीचर की कोई न कोई थीम होनी चाहिए। उस थीम के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे होने चाहिए। फीचर कई प्रकार के होते हैं। इनमें समाचार बैकग्राउंड, खोजपरक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्तिचित्र फीचर, यात्रा फीचर और विशेष रुचि के फीचर प्रमुख हैं। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए आप फीचर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हर फीचर का एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। प्रारंभ आकर्षक और उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। हालांकि प्रारंभ, मध्य और अंत को अलग अलग देखने के बजाय पूरे फीचर को समग्रता में देखना चाहिए। लेकिन अगर फीचर का प्रारंभ आकर्षक, रोचक और प्रभावी हो तो बाकी पूरा फीचर भी पठनीय और रोचक बन सकता है। जैसे अगर आप किसी जाने माने व्यक्ति पर एक व्यक्तिचित्र फीचर तैयार कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत किसी ऐसी घटना के उल्लेख से कर सकते हैं जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी, या उसकी शुरुआत उनकी किसी ताज़ा उपलब्धि के ब्यौरे से हो सकती है और फिर फीचर को उनके पिछले जीवन के संघर्षों की ओर मोड़ा जा सकता है। इसके बाद फीचर में उनके और उनके कुछ करीबी लोगों और उनकी उपलब्धियों से वाकिफ विशेषज्ञों के दिलचस्प, आकर्षक और खास वक्तव्यों को उद्धृत करते हुए उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जा सकता है। फीचर में एक या दो ऐसी घटनाओं को खुद उनकी जबान में पेश किया जा सकता है जो न सिर्फ दिलचस्प और अनूठी हो बल्कि उससे उनके जीवन के अहम क्षणों पर रोशनी पड़ती हो। फीचर के आखिरी हिस्से में उनकी भविष्य की योजनाओं पर फोकस करना चाहिए। वे अपने सामने क्या चुनौतियां देखते हैं और उनसे निपटने के लिए उनकी क्या तैयारी है। यहाँ आप स्वयं उन्हें उद्धृत कर सकते हैं। इस तरह फीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत का यह एक संभावित ढांचा हो सकता है। लेकिन असली चुनौती यह होती है कि प्रारंभ, मध्य और अंत को सहज और स्वाभाविक तरीके से एक साथ कैसे बांधे। हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा हो और शुरू से आखिर तक प्रवाह और गति बनी रहे। ये सुनिश्चित करने के लिए पैराग्राफ छोटे रखिए और एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस कीजिए। विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें? अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित होती हैं। ऐसी रिपोर्टों को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण के जरिए उसके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। विशेष रिपोर्ट के भी कई प्रकार होते हैं। खोजी रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट विशेष रिपोर्टों के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थीं।
खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। इसी तरह विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में जोर किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर होता है, जबकि विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। आमतौर पर विभिन्न प्रकार की विशेष रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है, लेकिन कई बार ऐसी रिपोर्टों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है। चूंकि ऐसी रिपोर्ट सामान्य समाचारों की तुलना में बड़ी और विस्तृत होती हैं, इसलिए पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए कई बार उल्टा पिरामिड और फीचर दोनों ही शैलियों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक किस्तों में छापा जाता है। विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की होनी चाहिए। विशेष रिपोर्ट का एक उदाहरण प्रस्तुत है। बिरहोरों का विलुप्त होता संसार। झबहर, पलामू बिहार। अखू बिरहोर की विधवा पत्तियों और घास फूस से बनी अपनी कुंभा या झोपड़ी के बगल में चुपचाप बैठी है। बिरहोर बस्ती पलामू जिले के बालूमठ ब्लॉक में स्थित झबहर गांव के बिल्कुल बाहर है। झबहर के लोग, जिनमें से कुछ ने जिला मुख्यालय डाल्टनगंज के शानदार बंगलों को देखा है, इन कुंभों को एयर कंडीशन्ड कहते हैं। वे ऐसा क्यों कहते हैं ये हमें उस समय पता चला जब छोटानागपुर से आने वाली ठंडी हवाएं इन झोपड़ों से होकर गुज्जरों और ठंड से हमारी हड्डियां कांप गई। बिरहोर भी उसी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाई समूह के हैं जिनमें हो, संथाल या मुंडा जनजाति के लोग आते हैं। वे जंगल बिर के लोग हो हैं। छोटानागपुर क्षेत्र की खानाबदोश जाति के ये लोग मुख्य रूप से पलामू, रांची, लोहरदगा, हजारीबाग और सिंहभूम के आसपास विचरते रहते हैं। कई मामलों में बिरहोर लोग अजीबोगरीब प्राणी हैं। इनकी जाति भी समाप्त होती जा रही है। 1971 की जनगणना में बताया गया कि उस वर्ष इनकी संख्या लगभग 4000 थी। अब वे 1993 में महज 2000 के आसपास हैं। हो सकता है इससे भी कम हो। इसमें उड़ीसा से लगभग 144 और मध्य प्रदेश के 67 भी शामिल है। बेशक इनका मुख्य समूह बिहार में है। इस राज्य में 1971 की जनगणना के समय इनकी संख्या 3464 थी। 1987 में बिहार के एक सरकारी अध्ययन के मुताबिक इनकी संख्या घटकर 159 हो गई थी। मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 1971 में 738 से घटकर 1991 में 67 हो गई थी। इनके समाप्त होते जाने की वजह उन जंगलों का धुआंधार ढंग से विनाश है जिन पर ये निर्भर हैं। इनकी जरूरतों अथवा इनके अजीबोगरीब स्वरूप पर ध्यान दिए बिना तैयार की गई विकास प्रक्रिया से कोई मदद नहीं मिली। बिरहोर मुख्य रूप से शिकार जुटाने वाली जाति रही हैं। वे रस्सियां बनाने और लकड़ी का काम भी करते रहे हैं। जंगलों को आरक्षित कर दिए जाने के बाद से वे न तो लकड़ी काट सकते थे और न रस्सी बनाने के लिए रेशा निकाल सकते थे। वे जो सामान तैयार करते थे उनकी कीमत इतनी कम मिलती थी कि उनकी लागत भी नहीं निकल पाती थी। जब कुछ इलाकों में जंगलों की जबरदस्त कटाई होने लगी तो शिकार के काम से भी इनकी छुट्टी हो गई। प्राकृतिक विपदा या संकट के समय सबसे ज्यादा मार इन पर ही पड़ती है। इस जनजाति के बारे में अज्ञानता से भी काफी गड़बड़ हुई। इसी कारण बिरहोरों के बारे में जनगणना का आंकड़ा भी गलतियों से भरा है। यहाँ के लोग बिरहोर हैं। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थानीय लोग इन्हें मनकिदी कहते हैं। संबलपुर जिले में ये मनकिरदिया हो जाते हैं। ये दोनों नाम बंदरों को पकड़ने में इनकी निपुणता के कारण है। चूंकि बंदर प्रायः फसलों और फलों को बर्बाद करते रहते हैं, स्थानीय लोग बंदरों को पकड़ने के लिए बिरहोरों को लगाते हैं। जंगलों के खत्म होने के साथ उनका ये काम भी खत्म हो गया। 1971 में इस खानाबदोश समूह को उड़ीसा में 3 अलग अलग जनजातियों बिरहोर, मनकिदी और मनकिरदिया के रूप में गिनती करके काम समाप्त कर दिया गया। इस गलती को 1981 में दुरुस्त किया गया और इनकी गिनती एक जनजाति के रूप में की गई।
इस तरह उस राज्य में बिरहोरों की संख्या में 44% का इजाफा हो गया, जबकि सच्चाई ये थी कि उनका समूह कम होता जा रहा था। उड़ीसा सरकार ने इस बढ़ोतरी पर अपनी पीठ थपथपाई। इसलिए बिरहोरों के बारे में आंकड़ा बेहद अविश्वसनीय है। शिकारी के रूप में बिरहोर लोग बड़े बड़े जंगलों के साथ अपने जीवन की भरपूर संगति बैठा कर रहते थे। जंगलों का उन्होंने कभी फिजूल इस्तेमाल नहीं किया और हमेशा वे विवेक से काम लेते रहे। यहाँ तक कि कायदे से देखा जाए तो उनकी बस्तियों में भी 10 से ज्यादा झोपड़ियां नहीं दिखाई देती। उनकी ये बस्तियां जंगल में चारों तरफ फैली रहती हैं। इससे फायदा ये होता है कि जो विभिन्न समूह हैं उनको जंगल के संसाधनों में हिस्सा बंटाने का समान और उचित अवसर मिल जाता है। आज अपनी पैतृक भूमि बिहार में वे जंगलों की अभूतपूर्व कटाई और विकास के शिकार हो गए हैं। इनकी इस दुरावस्था के लिए शराबखोरी भी काफी हद तक जिम्मेदार है। बावजूद इसके यहाँ अपराध नहीं है। झबहर पंचायत के एक सदस्य ने बताया कि ये लोग अद्भुत प्राणी हैं। अगर इन्हें पता चल जाता है कि 1 मील दूर पर भी कहीं कोई डकैती वगैरह पड़ रही है तो वे इसे अपना व्यक्तिगत मामला मानते हुए लाठी डंडा लेकर दौड़ पड़ते हैं। मैंने आज तक किसी बिरहोर को अपराध करते हुए नहीं देखा। झबहर के लोग बिरहोरों के प्रति असाधारण रूप से उदार हैं। बेशक पलामू और हजारीबाग के अलावा इन लोगों को आमतौर पर उपेक्षा का ही शिकार होना पड़ा है। जहां तक सरकारी कार्यक्रमों की बात है, इनमें से ज्यादातर बेकार ही साबित हुए हैं। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि सरकारी कार्यक्रमों को भ्रष्ट तंत्र से उड़ता है। आवास योजनाएं विनाशकारी साबित हुई क्योंकि जिन वास्तुकारों ने इनके लिए मकानों की योजना तैयार की थी, उन्होंने कभी बिरहोर लोगों को देखा ही नहीं था। उन्हें इनकी व्यावहारिक विशिष्टताओं की भी कोई जानकारी नहीं थी। इन आदिवासियों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताजनक स्थिति को देखते हुए सरकार ने कुछ योजनाएं तैयार की, लेकिन अफसरों और उनके दलालों ने इन योजनाओं के लिए निर्धारित रकम को हड़प लिया। झबहर गांव के एक निवासी ने हंसते हुए कहा कि यहाँ तक कि इनके पास तीसरी फसल भी नहीं पहुंच सकी। मैंने उत्सुकतावश पूछा, तीसरी फसल का क्या मतलब? मुझे तो अभी तक केवल 2 ही फसलों की जानकारी है। मैंने गौर किया कि उसे इस सवाल की उम्मीद थी। उसने बताया, इस इलाके में तीसरी फसल है, सूखा राहत। इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन इस फसल को आमतौर से ब्लॉक स्तर के अफसर और उनके ठेकेदार दोस्त काट ले जाते हैं। केवल मामूली सा हिस्सा जनता तक पहुंचता है। अब उस मामूली से हिस्से में से बिरहोर लोगों को क्या मिले? वे तो जंगल में कंदमूल और बेर, मौसमी फल आदि खाकर जिंदा रहते हैं और कभी कभी तो कई कई दिनों तक भूखे ही रह जाते हैं। जब हमने रामवृक्ष बिरहोर को देशज लोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1993 के बारे में बताया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। क्या सचमुच ये हम लोगों के लिए बनाया गया था? उसने सवाल किया। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो हम अभी तक इस हालत में नहीं पड़े रहते। उसने अपना सामान उठाया और चुपचाप वहां से चला गया। चौबे ने कहा, जहां तक मुझे जानकारी है, इस क्षेत्र में कभी किसी बिरहोर का नाम मतदाता सूची में नहीं रहा। ये समूह भारतीय समाज के सबसे निचले हिस्से में रहता है। खरगोश पकड़ना, रस्सियां बुनना, तैयार होने पर कुछ डोलचियां बेच देना, इन गतिविधियों को देखते हुए लगता है कि बिरहोर लोग अभी किसी दूसरे युग में रह रहे हैं। उनके अंदर जमा पूंजी रखने की प्रवृत्ति नहीं है और उनका जीवन आत्मसम्मान से भरा रहता है। पी साईनाथ का यह आलेख विशेष रिपोर्ट के साथ साथ एक अच्छे फीचर का भी बढ़िया उदाहरण है। विचारपरक लेखन, लेख, टिप्पणियां और संपादकीय। अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा विचारपरक सामग्री का भी प्रकाशन होता है। कई अखबारों की पहचान उनके वैचारिक रुझान से होती है। एक तरह से अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन से उस अखबार की छवि बनती है। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, लेख और टिप्पणियां इसी विचारपरक पत्रकारीय लेखन की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों या वरिष्ठ पत्रकारों के स्तंभ, कॉलम भी विचारपरक लेखन के तहत आते हैं। कुछ अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने ऑप-एड पृष्ठ पर भी विचारपरक लेख, टिप्पणियां और स्तंभ प्रकाशित होते हैं। संपादकीय लेखन।
संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज माना जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, इसलिए उसे किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता। संपादकीय लिखने का दायित्व उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उनके सहयोगियों पर होता है। आमतौर पर अखबारों में सहायक संपादक संपादकीय लिखते हैं। कोई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय नहीं लिख सकता है। हिंदी के अखबारों में कुछ में 3, कुछ में 2 और कुछ में केवल एक संपादकीय प्रकाशित होता है। संपादकीय का एक उदाहरण प्रस्तुत है। मूल्यांकन का दायरा। अगले विद्यालयी शिक्षा सत्र से विद्यार्थियों के सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। इससे पाठ्यपुस्तकों का बोझ और परीक्षा का तनाव कम करने का सरकार का मकसद किसी हद तक पूरा हो सकता है। इस प्रक्रिया को अपनाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय शैक्षिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का था। फिलहाल लिखित और प्रायोगिक परीक्षाओं के आधार पर मूल्यांकन का प्रावधान है, जबकि विद्यालय में रहते हुए विद्यार्थी की सक्रियता पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं होती। वह खेलकूद, संगीत, भाषण, वाद विवाद जैसी अनेक रचनात्मक गतिविधियों में भी शरीक होता है। इनका पाठ्यक्रम से सीधे सीधे कोई संबंध भले न हो, पर ये विद्यार्थी के सीखने समझने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। इसलिए इस बात की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है कि विद्यार्थी का समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर सिर्फ पाठगत ज्ञान और बोध को जांचा परखा जा सकता है। प्रो यशपाल भी विद्यार्थी के समग्र मूल्यांकन के पक्षधर रहे हैं। जब एनसीईआरटी की नई पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने के लिए उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, तभी उन्होंने सतत और व्यापक मूल्यांकन की पद्धति अपनाने का सुझाव दिया था। अब यह विद्यालयों की जिम्मेदारी होगी कि वे विद्यार्थियों को शैक्षणिक योग्यता के साथ ही उनकी दूसरी गतिविधियों को भी आंके। इसके लिए 100 में से 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। इन्हें विद्यार्थी के वार्षिक और बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त अंकों में जोड़ा जाएगा। इस पद्धति के लागू होने से जहां विद्यार्थियों में पाठ्यक्रम से अलग स्कूली गतिविधियों में हिस्सा लेने का उत्साह बढ़ेगा, वहीं अध्यापक भी इनके प्रति अधिक जिम्मेदारी महसूस करेंगे। हालांकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और हरियाणा बोर्ड के विद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन पद्धति पहले से लागू है और दूसरे कई राज्यों में इस पर विचार चल रहा है, लेकिन इसके अंक वार्षिक और बोर्ड परीक्षा के अंकों में जोड़े जाने का प्रावधान न होने के कारण समग्र मूल्यांकन का मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था। एनसीईआरटी की नई पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों को खेल खेल में अपने आसपास के वातावरण और रोजमर्रा की जिंदगी से भी सीखने सिखाने पर जोर है। इसलिए प्रस्तावित मूल्यांकन पद्धति से यह प्रक्रिया और पुष्ट होगी। देखा जाता है कि पाठ्यक्रम पर अधिक जोर होने के कारण अनेक विद्यार्थी खेलकूद, सांस्कृतिक, सामाजिक और कलात्मक गतिविधियों में दिलचस्पी नहीं लेते। अभिभावक भी बच्चों को इनके प्रति प्रोत्साहित नहीं करते। निजी स्कूलों में सह शैक्षणिक गतिविधियों पर जरूर कुछ ध्यान दिया जाता है, मगर ज्यादातर सरकारी स्कूल इनके प्रति उदासीन ही दिखाई देते हैं। समग्र मूल्यांकन की पद्धति लागू होने से वे ऐसी गतिविधियां आयोजित करने के लिए बाध्य होंगे। चूंकि इस पद्धति में विद्यार्थी की सामाजिक सक्रियता और अनुशासन जैसे गुणों का भी मूल्यांकन आवश्यक होगा, इसलिए अध्यापकों की भूमिका अध्यापन तक सीमित नहीं रहेगी। शिक्षणेतर गतिविधियों की बाबत अध्यापकों में जागरूकता और जानकारी की कमी भी विद्यार्थियों की कलात्मक, सांस्कृतिक या सामाजिक कार्य संबंधी क्षमताओं के विकास में रोड़ा साबित होती रही हैं। इसलिए ऐसी गतिविधियों के मद्देनजर अध्यापकों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान देना होगा। जनसत्ता में प्रकाशित संपादकीय स्तंभ लेखन। इसी तरह स्तंभ लेखन भी विचारपरक लेखन का एक प्रमुख रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देते हैं। स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक को पूरी छूट होती है। स्तंभ में लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं। यही कारण है कि स्तंभ अपने लेखकों के नाम पर जाने और पसंद किए जाते हैं।
कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय होते हैं कि अखबार उनके कारण भी पहचाने जाते हैं, लेकिन नए लेखकों को स्तंभ लेखन का मौका नहीं मिलता है। 1. प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस का संपादकीय। 2. आजादी के दिन के हिंदुस्तान का संपादकीय। संपादक के नाम पत्र। अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर और पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। सभी अखबारों में यह एक स्थायी स्तंभ होता है। यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है। इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं बल्कि जन समस्याओं को भी उठाते हैं। एक तरह से यह स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। जरूरी नहीं कि अखबार पाठकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हो। ये स्तंभ नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने और उन्हें हाथ मांझने का भी अच्छा अवसर देता है। लेख। सभी अखबार संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों और उन विषयों के विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित करते हैं। इन लेखों में किसी विषय या मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाती है। लेख विशेष रिपोर्ट और फीचर से इस मामले में अलग है कि उसमें लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन ये विचार तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होते हैं और लेखक उन तथ्यों और सूचनाओं के विश्लेषण और अपने तर्कों के जरिए अपनी राय प्रस्तुत करता है। लेख लिखने के लिए पर्याप्त तैयारी जरूरी है। इसके लिए उस विषय से जुड़े सभी तथ्यों और सूचनाओं के अलावा पृष्ठभूमि सामग्री भी जुटानी पड़ती है। ये भी देखना चाहिए कि उस विषय पर दूसरे लेखकों और पत्रकारों के क्या विचार हैं। लेख की कोई एक निश्चित लेखन शैली नहीं होती और हर लेखक को अपनी शैली होती है। लेकिन अगर आप अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखना चाहते हैं तो शुरुआत उन विषयों के साथ करनी चाहिए जिस पर आपकी अच्छी पकड़ और जानकारी हो। लेख का भी एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। लेख की शुरुआत में अगर उस विषय के सबसे ताज़ा प्रसंग या घटनाक्रम का विवरण दिया जाए और फिर उससे जुड़े अन्य पहलुओं को सामने लाया जाए तो लेख का प्रारंभ आकर्षक बन सकता है। इसके बाद तथ्यों की मदद से विश्लेषण करते हुए आखिर में आप अपना निष्कर्ष या मत प्रकट कर सकते हैं। साक्षात्कार इंटरव्यू। समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का बहुत महत्व है। पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के जरिए ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल इकट्ठा करते हैं। पत्रकारिता साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में यह फर्क होता है कि साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास न सिर्फ ज्ञान होना चाहिए बल्कि आप में संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए यह जरूरी है कि आप जिस विषय पर और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी हो। दूसरे, आप साक्षात्कार से क्या निकालना चाहते हैं, इसके बारे में स्पष्ट रहना बहुत जरूरी है। आपको वे सवाल पूछने चाहिए जो किसी अखबार के एक आम पाठक के मन में हो सकते हैं। साक्षात्कार को अगर रिकॉर्ड करना संभव हो तो बेहतर है, लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो साक्षात्कार के दौरान आप नोट्स लेते रहें। साक्षात्कार को लिखते समय आप दो में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। एक, आप साक्षात्कार को सवाल और फिर जवाब के रूप में लिख सकते हैं या फिर उसे एक आलेख की तरह से भी लिख सकते हैं। व्यक्तिचित्र फीचर समाचार का एक उदाहरण। मुंबई, 16 अगस्त। देश को ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुए 57 साल हो चुके हैं, लेकिन 84 साल के गांधीवादी माधवदास ठाकरसे का मिशन अभी तक अनवरत जारी है। वे होम्योपैथिक दवाओं से रोगियों का इलाज करते हैं और उनके लिए रविवार का दिन भी अन्य दिनों की तरह ही व्यस्त रहता है। वे सुबह 3 बजे उठकर स्नान कर लेते हैं। उसके बाद वे बोरीवली स्कूल का दौरा करते हैं, फिर 5 घंटे तक चरखे से सूत काटने के बाद रोगियों से मिलते हैं। ठाकरसे एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी हैं और उन्होंने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उस समय वे महज 17 साल के छरहरे और आकर्षक युवक थे। उन्होंने बताया कि बापू का आदर्श और उनकी प्रार्थना सभाएं काफी प्रभावित करने वाली थीं। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का फैसला उन्होंने अचानक किया।
उनके पिता एक संपन्न व्यापारी थे, लेकिन उन्होंने उनके काम में हाथ बटाने के बजाय देश के लिए काम करना बेहतर समझा। ठाकरसे ने बीते दिनों को याद करते हुए कहा, मेरे पिता के अपार धन का कोई मतलब नहीं था। वे ग्रामदेवी स्थित मणिभवन के सामने 6 कमरे के अपने मकान में बैठकर बात कर रहे थे। वे फिलहाल पिता का घर छोड़कर फोर्ट के एक कमरे के फ्लैट में रह रहे हैं और अपनी आय का ज्यादातर हिस्सा मुफ्त होम्योपैथिक दवाएं बांटने में खर्च करते हैं। उनके माता पिता ने उनकी शादी बुद्धिमान और व्यवहार कुशल मालती से यह सोचकर कराई थी कि वह ठाकरसे की सोच में बदलाव ला सकेंगी। लेकिन ठाकरसे की प्रतिज्ञा अटल थी। सच्चाई तो यह है कि मालती अक्सर उनके पैम्फलेट की प्रूफ रीडिंग कर उनकी मदद ही किया करती थीं। इस हठयोगी का आजादी का जुनून अभी भी उतना ही पक्का है। ठाकरसे के 7 बच्चों में से एक उनकी बेटी जयत्री का कहना है, उनका आदर्श आज की दुनिया से अलग है, लेकिन वे अभी तक नहीं बदल पाए। वे कई दिनों तक पानी के बिना रह सकते हैं और किसी को रिश्वत नहीं देते हैं। इटली के वाणिज्य दूतावास में काम करने वाली उनकी बेटी कल्पना मुस्कुराती हुई कहती है, वे अभी भी अपने कपड़े खुद धोते हैं और न ही किसी को उपहार देते हैं और न लेते हैं। ठाकरसे अपने काते हुए सूतों से बने कपड़े ही पहनते हैं। वे खादी और ग्रामोद्योग आयोग में मार्केटिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। वे याद करते हैं कि किस तरह वे 1904 में गांधीवादी विचारधारा की लेखिका उषा मेहता के पर्चों को लोगों में वितरित करते थे। ब्रिटिश विरोधी पर्चे बांटने के जुर्म में उन्हें 6 महीने की सप्ताह भी हुई थी। लेकिन आज की तारीख में वे सिर्फ अपनी कल्पना के अनुरूप जीवन से संघर्ष करते हैं। उन्होंने बताया, राष्ट्रवाद धीमी मौत की तरह समाप्त हो रहा है। आज के राजनेता सिर्फ कुर्सी और सत्ता पाने के लिए ही आतुर रहते हैं। देश की हालत से वे काफी दुखी हैं, लेकिन 8 साल की उनकी पोती यशस्वी जब उनके पास चरखा काटना सीखने के लिए रोजाना आधा घंटा बैठती है तो उन्हें थोड़ा सुकून मिलता है। वे हंसते हुए बताते हैं, मेरी पोती यह सीखने के लिए काफी उत्सुक है। कंप्लीटेड। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मुस्कान स्टडी मटेरियल को। धन्यवाद।